तीन काली बहू के जादुई जोड़े। तेजस्वीपुर के एक छोटे से गांव में रतनलाल अपनी तीन काली बेटियों के साथ रहता था। उनका रंग बहुत ज्यादा काला था, जिसके चलते उन तीनों का रिश्ता भी नहीं हो रहा था। कई सारे रिश्ते आते हैं, लेकिन उन तीनों के कालेपन की वजह से कोई उनसे रिश्ता नहीं करता। एक दिन एक पंडित रतनलाल के पास आता है और उससे कहता है, अरे भाई साहब, ऐसा रिश्ता लेकर आया हूँ कि आप सुनते ही पागल हो जाओगे। ऐसी क्या बात है जो मैं पागल हो जाऊंगा? अरे तुम्हारी तीनों बेटियों के लिए रिश्ता मिल गया है। तुम कहो तो रिश्ते की बात आगे बढ़ाऊं। अगर तुमने रिश्ता देखा है तो कोई अच्छा ही होगा पंडित जी। तुम फौरन मेरी उन लोगों से बात करवा दो। पंडित रतनलाल की बात उर्मिला और उसके तीनों बेटों से करवा देता है। जैसे ही रतनलाल अपने होने वाले तीनों दामादों को देखता है, वो बहुत खुश हो जाता है। उर्मिला रतनलाल से कहती है, भाई साहब देखिए, हमें आपकी लड़कियां बहुत पसंद हैं। मेरी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझिए। अरे बहन जी, ये तो आपका बड़प्पन है। हमारी तरफ से भी रिश्ता पक्का समझिए। दोनों परिवार के बीच रिश्ता पक्का हो जाता है, लेकिन उर्मिला ये रिश्ता केवल दहेज के लालच में करती है, क्योंकि रतनलाल अपनी तीनों काली बेटियों को दहेज में खूब सारा पैसा और सोने के गहने देने वाला होता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ही दिनों में दोनों परिवारों में शादियों के फंक्शन शुरू हो जाते हैं। देखते ही देखते वो दिन भी आ जाता है जिस दिन रतनलाल अपनी तीनों बेटियों की शादी उर्मिला के बेटों से करने वाला होता है। अरे मेरी बेटियों, तुम मुझे जान से प्यारी हो। पता है, जब तुम्हारी माँ तुम तीनों से बहुत प्यार करती थी और वो तुम्हारी शादी अपनी आंखों के सामने देखना चाहती थी, लेकिन ऊपर वाले ने उसे अपने पास बुला लिया। जाने से पहले तुम्हारी माँ ने तुम तीनों बहनों के लिए ये साड़ियां खुद अपने हाथों से बनवाई थी और वो चाहती थी कि तुम तीनों बहनें अपनी शादी के जोड़े में अपनी माँ की हाथों की बनाई हुई ये साड़ियां पहनो। अगर ऐसी बात है तो पिताजी, मैं अपनी माँ की निशानी जरूर पहनूंगी। हाँ, हमसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी माँ। उनकी आखिरी इच्छा को पूरा करना हमारा कर्तव्य है। इस साड़ी को पहनने के बाद मुझे ऐसा महसूस होगा जैसे मैं अपनी माँ के आंचल में हूँ। मैं यह साड़ी जरूर पहनूंगी पिताजी। कुछ ही देर में रेखा, रूपा, ममता तीनों ही अपनी माँ की बनाई हुई साड़ियां पहनकर मंडप में आ जाती हैं। जिसके बाद पंडित मंत्र पढ़ना शुरू करता है और वो तीनों अपनी पतियों के साथ फेरे लेने लगती हैं। लेकिन तभी अचानक से रेखा की साड़ी के पल्लू से एक रोशनी निकलती है, जिसमें कई सारे सोने के सिक्के निकलते हैं। वहीं दूसरी तरफ रूपा की साड़ी से कई सारी अलग अलग प्रकार की साड़ियां निकलने लगती हैं और ममता की साड़ी में से भी कई सारे अलग अलग प्रकार के पकवान निकलने लगते हैं। ये सब देखकर गांव के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ? लगता है ये साक्षात देवियां हैं। अपनी साड़ियों से ये जादू देखकर वो तीनों भी हैरान रह जाती हैं और डरने लगती हैं। तभी उन साड़ियों के अंदर से एक आवाज आती है, हम कोई मामूली साड़ियां नहीं है, हम जादुई साड़ियां हैं। तुम्हारी माँ ने इन साड़ियों को तुम्हारे लिए बनाया था, लेकिन जिस रेशमी धागे से उन्होंने साड़ी के ऊपर कढ़ाई की थी वह जादुई धागा था, जिसके चलते यह साड़ियां भी जादुई साड़ियां बन गई हैं। जो भी हमारा इस्तेमाल करता है हम उसकी मदद करते हैं। आज के बाद तुम जब भी हमसे कुछ मांगोगी तो हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। ये सुनकर वो तीनों बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। जिसके बाद उर्मिला अपनी तीनों बहुओं को अपने साथ अपने घर ले आती है। अरे बहू, तुम तीनों की यह जादुई साड़ियां बहुत ज्यादा कीमती हैं। एक काम करो, इसे उतार कर मुझे दे दो, मैं इन्हें अच्छे से संभाल कर रख दूंगी। नहीं माँ जी, ये हमारी माँ की आखिरी निशानी है, मैं इसे आपको नहीं दे सकती। हमारी माँ ने बहुत ही प्यार से इन साड़ियों को हमारे लिए बनाया था। अगर हम इन्हें आपको दे देंगे तो हमारी स्वर्गीय माँ को बहुत बुरा लगेगा। अपनी तीनों बहुओं की ये बात सुनकर उर्मिला अपना मुंह चढ़ा लेती है। जिसके बाद उसके तीनों बेटे अपनी अपनी पत्नियों को अपने कमरे में ले जाते हैं। लेकिन उर्मिला के मन में साड़ियों को लेकर लालच आ जाता है। उर्मिला अपने कमरे में जाती है और अपने आप से कहती है, अगर एक बार मुझे इन तीनों की यह जादुई साड़ियां मिल जाएं, तो मेरे जितना अमीर इस दुनिया में और कोई नहीं होगा। उर्मिला रोजाना किसी तरह रूपा, रेखा और ममता से उनकी साड़ी मांगने की कोशिश करती है,
लेकिन वो तीनों उर्मिला को साड़ियां छूने भी नहीं देती, जिसके चलते अब उर्मिला अपनी तीनों बहुओं के ऊपर अत्याचार करने लगती है। ये सब क्या है? इतनी गंदगी! अरे इतनी गंदगी तो मेरे घर में पहले कभी नहीं थी। जब से तुम तीनों आई हो घर में सफाई ही नहीं रहती। अरे माँ जी, अभी सुबह ही मैंने पूरे घर में डस्टिंग की है। कोई नहीं बहन, हम दोबारा से डस्टिंग कर लेते हैं। ये मेरा घर है, तुम्हारे बाप की धर्मशाला नहीं। यहाँ जो होगा वो सब मेरी मर्जी से होगा। कान खोल कर सुन लो, मुझे घर में थोड़ी भी गंदगी पसंद नहीं। अगर दोबारा गंदगी नजर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उर्मिला ऐसा कहकर चली जाती है, जिसके बाद बेचारी रेखा और रूपा दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए ममता के पास जाती है। आखिर माँ जी को ऐसा क्या हुआ है जो वह हमारे साथ ऐसा बर्ताव कर रही हैं? लगता है उम्र की वजह से माँ जी की बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही है। और ये बस करो, नहीं तो माँ जी आ जाएंगे और फिर से डांटेंगी। उर्मिला के आने के खौफ से वो तीनों झटपट सारे काम कर लेती हैं, जिसके बाद उर्मिला को फिर भी चैन नहीं मिलता और वो बिना वजह ही अपनी तीनों बहुओं को उल्टा सीधा सुनाने लगती है। अरे जब से इस घर में आई हो तुम तीनों, तब से हमारे घर का बेड़ा गर्क हो गया है। मैं तो कहती हूँ यहाँ से निकल जाओ और दोबारा लौट कर कभी मत आना। एक तो इतनी काली हो, ऊपर से मेरे इतने सुंदर बेटों से मैंने तुम्हारी शादी करवा दी, उसके बाद भी मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। आखिर आप हमसे चाहती क्या हो? हम ऐसा कुछ नहीं करते जिससे आपको गुस्सा आए, फिर भी आप हमेशा जलीकटी सुनाती हो हमें। ओहो, भला हिम्मत तो देखो तुम्हारी कितनी हो गई है। इससे पहले तुम तीनों मेरे सिर पर तांडव करो, अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकलो। उर्मिला अपनी तीनों बहुओं को धक्के मार कर घर से बाहर निकाल देती है, जिसके बाद उसकी तीनों बहू रोते हुए सड़क के किनारे पर चलने लगती हैं। माँ जी ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? आखिर हमारी गलती क्या थी? अब तो हमारे पास हमारी शादी के जोड़े के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये जादुई जोड़े आज हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ दे सकते हैं। चलो इन्हें पहनते हैं। एक एक करके वो तीनों अपनी जादुई साड़ियां पहन लेती है, जिसके बाद रेखा की साड़ी के पल्लू से सोने के सिक्के निकलने लगते हैं, तो दूसरी तरफ रूपा की साड़ी के अंदर से कई सारी अलग अलग डिजाइन की साड़ियां निकलने लगती हैं। वहीं तीसरी तरफ ममता की साड़ी के पल्लू से खूब सारा खाना निकलने लगता है। वो तीनों सोना ले जाकर सुनार को दे देती हैं और उसके बदले सुनार से पैसे ले लेती हैं, जिसके बाद वो तीनों अपने लिए घर खरीदती हैं और उसमें रहने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ वो तीनों इतना सारा खाना गरीबों में बांट देती हैं और अपनी खुद की एक साड़ियों की दुकान खोलती हैं। हमारे कालेपन की वजह से हमारी सास ने हमारे ऊपर अत्याचार किए और हमें घर से निकाल दिया, लेकिन हमारी माँ की जादुई साड़ियों ने हमारी जिंदगी की सभी परेशानियां दूर कर दी। अब हमें किसी की कोई जरूरत नहीं है। हम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकते हैं और आज के बाद हम अपनी जादुई साड़ियों की मदद से गरीब बेसहारा लोगों की मदद करेंगे। उस दिन के बाद से वो तीनों बहनें एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं और अपनी जादुई साड़ियों की मदद से गांव के कई गरीब लोगों की मदद करती हैं। ठंड में भुट्टा बेचने वाले सास ससुर। मुबारकबाद नाम का एक शहर था जहां गांव की बस्तियां भी बसी हुई थी। वहीं रुपेश नाम का एक गरीब किसान था जिसके भुट्टे के खेत थे। उसके घर में उसकी पत्नी सरिता और 7 महीने की गर्भवती बहू सोनम थी, जिसके 4 महीने पहले ही पति का स्वर्गवास हो गया था। ऐसे में घर में एक अजीब सा वातावरण फैल जाता है, क्योंकि सोनम एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। वहीं उसके साथ उसका पति नहीं था। घर में खर्चे चलाने के लिए आमदनी खत्म हो चुकी थी और 1 महीने से रुपेश के खेत के भुट्टे बिके नहीं थे। सब आंगन में बैठे चाय पी रहे थे कि रुपेश कहता है, अब क्या होगा? जेब में महीनों से एक भी पैसा नहीं आया और हमारे पुराने ग्राहक जो मक्का का आटा बनाने के लिए हमसे भुट्टे ले जाते थे, उन्होंने भी लेना बंद कर दिया। ऐसे में हमारे अनाज खराब हो रहा है और घर में पैसे नहीं है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। इसी सोच में मैं डूबी जा रही हूँ जी कि अब क्या होगा। हमारे घर का चिराग भी आने वाला है और कोई इंतजाम नहीं है। बहू के लिए पौष्टिक आहार भी नहीं बन पा रहा। माँ जी, आप इतना मत सोचिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहू, तुझे नहीं चाहिए लेकिन तेरे होने वाले बच्चे को तो चाहिए, और इस समय तुझे और बच्चे को ताकत की चीज खानी चाहिए जो कि हम तुझे दे नहीं पा रहे हैं। काश हम कुछ और काम करके पैसे ले पाते तो घर की सारी दिक्कतें खत्म हो जाती। पापा जी,
मेरे पास एक तरकीब है, क्यों ना हम भुट्टो को भूनकर बेचना शुरू कर दें। इससे कुछ भुट्टो की बिक्री तो होगी, क्योंकि इतने सारे भुट्टे काम में नहीं आए तो वो खराब हो जाएंगे। बेहतर होगा हम इन्हें नींबू नमक लगाकर बेचना शुरू कर दें, और ठंड में हर कोई भुट्टो का मजा लेना चाहता है। अरे हाँ बहू, ये तो तूने बहुत अच्छा सुझाया। कुछ नहीं तो 150-200 का खर्चा तो आएगा। हम दोनों भुट्टो को मिलकर बेचेंगे, क्यों जी? अरे नहीं नहीं माँ जी, आप परेशान मत होइए, मैं भुट्टे बेच सकती हूँ, मैं ही जाऊंगी बेचने। नहीं बहू, ऐसी अवस्था में हम तुम्हें बाहर भुट्टे बेचने के लिए नहीं भेज सकते। ना तुम आराम कर पाओगी, ना बच्चे को आराम होगा। तुम घर पर रहना। अपने सास ससुर को इतना भी बुरा मत समझो कि वो कुछ कर ना पाए। हमसे भी ज्यादा बूढ़े लोग बाहर काम करते हैं। हाँ बहू, तेरे ससुर जी बिल्कुल ठीक कहते हैं, हम बेच लेंगे, तू टेंशन मत ले। जी माँ जी। इस तरह सब अपना काम करते हैं। अगले दिन सास ससुर खेत में भुट्टे तोड़कर 3 बजे जाकर ही मंडी में भुट्टे बेचना शुरू कर देते हैं। सरिता कोयले की आंच बढ़ाने के लिए छोटे से पंखे से हवा कर रही थी और ससुर आवाज लगाता है, आइए आइए, गर्मा गर्म भुट्टे लीजिए, काले नमक से तैयार, सारा नींबू लगाकर खाइए चटपटा भुट्टा। आइए आइए, मोटा ले लीजिए, सिर्फ 10 रुपए का एक भुट्टा, 10 रुपए का एक मसाला भुट्टा। आहा, भुट्टे का नाम सुनकर ही खाने का मन कर गया। सुनिए, जरा मुझे एक नींबू मारकर भुट्टा तो दे दीजिए। लो बेटा, खा लो। सुनिए, जरा मुझे भी भुट्टा दे दीजिए। लो बेटा, खा लो, ठंड में भुट्टे खाने का मजा ही कुछ और है। ऐसा करिए, 4 भुट्टे पैक कर दीजिए। अभी करते हैं बेटा। जिस तरह सर्दी बढ़ती है उसी तरह दोनों के पास धीरे धीरे लोग भुट्टे खरीदने आते हैं। इससे पहले दिन ही उनके सारे भुट्टे खत्म हो जाते हैं। घर जाकर जब वो पैसे गिनते हैं तो कहते हैं, अरे वाह, गजब हो गया। बहू सरिता, तुम दोनों जानते हो हमारी कितनी बिक्री हुई है भुट्टे से? पूरे 3000 की। इससे तो हम अपने घर का सारा राशन ले आएंगे और बहू को भी कुछ न कुछ पौष्टिक आहार बनाकर खिलवा देंगे। बहू, तुम्हारा आइडिया तो काम कर गया। अब तो कल से हम दोनों को ज्यादा भुट्टे ले जाने होंगे बेचने के लिए। हाँ बिल्कुल। चलो अच्छा है माँ जी, पहले दिन ही हमें लोगों का अच्छा रिस्पांस मिला, अगले दिन और भी अच्छा जाएगा। हाँ बहू। उस दिन सास पौष्टिक आहार बनाकर अपनी बहू को खिलाती है। अगले दिन दोनों सास ससुर मेहनत से भुट्टे भून कर बेचते हैं। देखते ही देखते उनके भुट्टे बेचने का व्यापार चल जाता है। रोज के ग्राहक उनसे सुबह शाम भुट्टे लिया करते थे। धीरे धीरे उनके घर की आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई। साथ ही 9 महीने पूरे हो जाने पर सोनम का बेटा जन्म लेता है। समय बीतता है। 3 महीने के बेटे को लेकर दोनों सास बहू भुट्टा बेच रही थी, क्योंकि रुपेश की तबीयत खराब थी, आराम कर रहा था वो। आइए आइए, भुट्टा लीजिए, गर्मा गर्म, सर्दी के महीनों में खाइए मसाले वाला भुट्टा, चटपटा नींबू वाला भुट्टा। सुनिए, मुझे 3 भुट्टे भून कर दे दीजिए। अरे आप पर चीज कौन है क्या? अरे वो क्या होता है बेटा? अरे आंटी, उसमें भुट्टे के दाने और चीज होती है, मसाले होते हैं, वो खाने में बहुत अच्छा लगता है। अच्छा बेटा। माँ जी, मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम भुट्टे से बनी और भी चीजें बनाकर बेचे। हाँ बहू, ये तूने अच्छा बताया, पर अब ये सब तो हमें बनाना आता ही नहीं। माँ जी, ये सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। और अब तो चिंटू आ गया है तो इसे पापा जी संभाल लेंगे, जब तक मैं ये सारी चीजें बनाकर तैयार कर दूंगी। हाँ बहू, लेकिन तू अभी भी नहीं बेच सकती है। चिंटू अभी छोटा है तो घर पर ही रहेगी। बस तू घर पर रहकर सामान तैयार कर दिया कर, हम दोनों इसे बेच देंगे। ठीक है माँ जी। तभी चिंटू रोने लगता है। बहू, ये रो रहा है, घर चलते हैं, वैसे भी सारे भुट्टे बिक चुके हैं। ठीक है माँ जी। अरे बेटा चुप हो जा, रोती नहीं, चल रहे हैं अभी घर पर। ले 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 ले। दोनों सास बहू घर आ जाते हैं। सरिता अपने पति के पास बैठकर उसे चाय पानी दवाई पूछती है। वहीं लेटे लेटे चिंटू खिलौने से खेल रहा था। अगले दिन सोनम YouTube से अलग अलग तरह के भुट्टों से बनी रेसिपी बनाना सीख जाती है और बनाकर तैयार कर देती है और कहती है, माँ जी, पापा जी, आप मुझे तो अपने साथ ले जाने से रहे, इसलिए मैं बता देती हूँ। ये भुट्टे के दाने से बना चीज कॉर्न है, इसे आप अब 40 रुपए का बेचना। और ये कुल्हड़ मसाला कॉर्न है, ये 20 रुपए का एक कुल्हड़ कप है। और ये भुट्टे का चाट है, सादा सिर्फ 10 रुपए का। और उबले भुट्टे की छल्ली बनाना तो आपको आता ही है। ठीक है बहू, हम समझ गए। मेरी और तबीयत बिल्कुल ठीक है, तू मेरी फिक्र मत करियो, ना अपनी माँ जी की। हाँ माँ जी।
ऐसा कहकर वो एक रेडी पर भुट्टा भूनकर और उबला हुआ भुट्टा बेचते हैं। दूसरी रेडी पर सरिता भुट्टों के दाने से बनी अलग अलग प्रकार की चीजें बेचती है। आइए आइए, सर्दी के मौसम में अब हमारे पास आप भुट्टे के चटपटे चाट को भी जग सकते हैं और कुल्हड़ वाला चीज कॉर्न चाट भी। आइए आइए, जल्दी आ जाइए। भुट्टे लीजिए, भुट्टे गर्मा गर्म, नींबू नमक लगाकर भुना हुआ भुट्टा लीजिए और छल्ली वाला भुट्टा भी लीजिए। अरे अंकल, मुझे दोनों तरह के भुट्टे दे दीजिए। ये लो बेटा। अरे वाह आंटी, अब तो कुल्हड़ वाला चीज कॉर्न भी बेचने लग गई। ऐसा कीजिए, मुझे ये तीनों पैक कर दीजिए। कितने हुए आंटी टोटल? ये लो बेटा, तीनों पैक कर दिए। राम चले जाना, गर्म है। 70 रुपए हो गए टोटल। ये लीजिए आंटी पैसे। हाँ हाँ आंटी, ये तो आपने बहुत अच्छे बनाए, मेरे फेवरेट हैं। अब तो मैं आपसे रोज आकर लूंगी। हाँ हाँ बेटा, जरूर। सर्दी में भुट्टे के दानों से बनी चीजें खाने का मजा ही कुछ और है। जी आंटी। इस तरह उनके बनाए भुट्टों की नई रेसिपी लोगों के जुबान पर चढ़ने लगती है। देखते ही देखते वो भुट्टे बेचने के लिए मशहूर हो जाते हैं। कुछ सालों में वो अपनी एक बड़ी दुकान खोल लेते हैं जिस पर वो भुट्टे से बनी हर प्रकार की चीज बनाते हैं। पैसे आने से वो अपने लिए एक नया घर बनवा लेते हैं। साथ ही चिंटू छोटी सी साइकिल भी चलाया करता था। ऐसे ही एक दिन दुकान पर काले कोट में एक आदमी आकर कहता है, जी नमस्कार, मैं ताज होटल का मालिक हूँ। मैंने आपके हाथ के बने चीज कॉर्न, चाट, कुल्हड़ कॉर्न सब ट्राई किया है, जो मुझे बहुत पसंद आया। ये मैं अपने होटल के मेन्यू में भी रखना चाहता हूँ। साथ ही आपको पार्टी इसके लिए ऑफर करना चाहता हूँ। छोटी मोटी पार्टी में सब आपसे ही उठाया करूंगा मैं। क्या आपको ये मंजूर है? बहू बताओ बेटा, क्या ये ठीक रहेगा? पापा जी, बहुत अच्छा मौका है, हमें हाँ कर देनी चाहिए। ठीक है सर, तो हमें आपकी ये बात मंजूर है। हम आपके होटल में हम अपनी कॉर्न रेसिपी बनाएंगे। ठीक है, तो कल से आप वहां पर भी ये रेसिपी बनाना। ऐसा कहकर वो चला जाता है। दूसरे के होटल में ये बनाने से उनकी बनाई चीजों को लोग ज्यादा पसंद करते थे और उसके प्राइस भी उन्हें काफी अच्छे मिलते थे। कुछ समय में उन्होंने अपना एक दूसरा रेस्टोरेंट खोल लिया जहां पर अनेक कारीगर भुट्टे के बने दानों से बनी रेसिपी बनाते थे और सोनम उस रेस्टोरेंट को हैंडल करती थी। ठंड में गरीब दर्जी की बेटी। वो गरीब दर्जी आंखें गड़ाए हुए सिलाई मशीन पर बैठी लोगों के कपड़े सिल रही थी कि अचानक से उसके हाथ रुक जाते हैं। लाख लोगों के कपड़े सिलकर भी अब तक घर का किराया नहीं जुड़ा और मकान मालिक ने मुझे कल तक की मोहलत दी है। क्यों भगवान, मेरी किस्मत पर अपनी कलम चलाकर मुझे गरीब बनाकर क्या मिला? अब बस कल इस लाचार माँ की लाज रखना। जैसे तैसे रात गुजरती है कि सवेरे की किरण छटते ही मनचंद जोर जोर से दरवाजा पीटकर बोलता है, दामिनी, अरे ओ दामिनी, दामिनी, अरे दरवाजा खोलो। अरे मनचंद जी, आप यहाँ? अरे क्यों, क्या अब मेरी ही जमीन पर कदम रखने के लिए मुझे मलकियत मांगनी पड़ेगी? जल्दी से मकान का पैसा दे। इस बार मैं तेरी बहानेबाजी में आकर तुझे बख्शने वाला नहीं हूँ। मनचंद जी, मुझे थोड़े से वक्त की मोहलत दे दीजिए। मेरे पति काम करने परदेश गए हैं, उनके आते ही मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगी। ये सुनकर मनचंद जोर जोर से हंसते हुए कहता है, क्या कहा? तेरा पति परदेश गया है? अरे अपने दर्जी की दुनिया से बाहर निकल। परसों तेरे पियक्कड़ पति की लाश चौराहे पर पड़ी थी और इतना ही नहीं, लाश को लावारिस जानकर नगर पालिका के लोग उसी दिन उसे उठा के ले गए और अब तुम दोनों माँ बेटी भी चलती बनो यहाँ से। मनचंद जी, मुझ गरीब पर ऐसा गजब मत करिए। मुझे और मेरी बेटी को बेघर मत कीजिए। हम कहाँ जाएंगी? अरे कहीं भी जाकर मरो, मुझे उससे क्या करना है। उस दिन गरीब दर्जी दामिनी के सर पर जैसे दोहरे दुखों का पहाड़ आ गिरा था। वो खुद को संभालते हुए सिलाई मशीन और कुछ जरूरत का सामान लेकर निकल पड़ती है, लेकिन बगैर पैसों के उन्हें पनाह देता भी तो कौन। चलते चलते वो एक पाइपलाइन के पास आकर पहुंच जाती है। माँ, हम यहाँ क्यों रुक गए? रानी बेटी, इस वक्त तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं, इसलिए अब यही हमारा घर है। रानी सिर्फ 10 साल की ही थी, मगर उसके अंदर दुनियादारी की बड़ी समझ थी। अब दोनों माँ बेटी ने बड़े से पाइपलाइन के अंदर ही अपना बसेरा बना लिया। दिन बदलते गए और सर्दियां शुरू हो गई। माँ, मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है।
हम ये ठंड का मौसम इस पाइपलाइन में कैसे काटेंगे? तू चिंता मत कर रानी बिटिया, मैं कुछ करती हूँ। अपनी बेटी को दिलासा देते हुए वो दर्जी माँ लोगों के घर का दरवाजा खटखटा कर लोगों को कपड़े सिलने की बात बताती है, मगर उसका बिगड़ा हुआ होलिया देखकर सभी उस गरीब दर्जी को दुत्कार देते हैं। हर जगह देख लिया, कोई भी मुझसे कपड़े नहीं सिलवाना चाहता। अब क्या होगा? अब क्या होगा? बगैर पैसे की मैं मेरी बेटी के खातिर स्वेटर कैसे खरीदूंगी? दामिनी खुद में बड़बड़ाती हुई आगे बढ़ ही रही होती है कि उसके कदम एक रईस घर के आगे रुक जाते हैं। शायद यहाँ बात बन जाएगी। बहन जी, दरवाजा खोलिए। एकाएक झटके से दरवाजा खुलता है और सामने खड़ी मंजुला झझकते हुए कहती है, कौन हो तुम? क्यों दरवाजा खटखटा रही हो? माफी चाहती हूँ बहन जी, मैं एक गरीब दर्जी हूँ। पैसे की तंगी के चलते मेरा घर छिन गया, जिस मारे मैं और मेरी बेटी बेघर हो गए हैं। यहाँ पास ही के पाइपलाइन में रहती हूँ। अगर आपको कपड़े सिलवाने हो तो मुझे बताना। अरे बाजार में टेलर की कमी पड़ गई है क्या, जो मैं तुझ जैसी गरीब दर्जी को अपने कपड़े सिलने को दूंगी? चल भाग यहाँ से, पता नहीं चले आते हैं कहाँ कहाँ से मुंह उठाकर। इस तरह मंजुला बेरुखी दिखाकर गरीब दर्जी के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। दामिनी सारे रास्ते सोचते हुए पाइपलाइन में पहुंचती है। गुजरते दिनों के साथ ठंड का मौसम बड़ी बर्फबारी में बदल जाता है। तभी एक अनाउंसमेंट होती है, सुनो सुनो सुनो, बढ़ते बर्फबारी के कारण कई रास्ते बंद हो गए हैं। साथ ही बाजार के सभी रास्ते भी बर्फबारी से बंद हो गए हैं। अपने घरों में ही बने रहें। सरकार का ऐसा ऐलान सुनकर मंजुला माथे पर हाथ धरकर कहती है, हायरी मोरी मैया, शादी का दिन इतना पास आ गया है, अब तक तो मेरी बेटी लीला का लहंगा भी नहीं सिला है। माँ, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि समय से लहंगा सिलवा लो। मेरी शादी में सिर्फ 1 सप्ताह बचा है और सब कुछ अगले 1 महीने तक बंद है। अब क्या पहनूंगी मैं? मंजुला को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उसकी आंखों पर उस गरीब दर्जी की छवि उभर आती है और वो कपड़ा लिए उस पाइपलाइन के पास आती है जहां दोनों माँ बेटी ठंड से ठिठुर रही थी। तभी दामिनी बाहर आती है। अरे बहन जी आप, हाँ वो बर्फबारी के कारण बाजार बंद हो गया है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तू मेरी बेटी का लहंगा सिल। अगर मेरे दिए समय तक तूने ये लहंगा सी दिया तो बदले में मैं तुम्हें 30,000 रुपए दूंगी। याद रहे, ये लहंगे का कपड़ा बहुत कीमती है, इसीलिए कोई भी भूल चूक मत करना, वरना खामियाजा तुम्हें भरना होगा। दामिनी को अपने हाथों की सिलाई पर आंखें बंद करके भरोसा था, इसलिए 30,000 की रकम सुनकर उसकी आंखों में ठंड को मात देने की आस छिटक पड़ती है। वो इस मौके को छोड़ना नहीं चाहती थी। फिक्र मत कीजिए बहन जी, मैं ये लहंगा सिलूंगी। मंजुला वहां से चली जाती है और नन्ही सी रानी बोलती है, देखो माँ, भगवान ने जहाँ सभी के लिए सारे रास्ते इसलिए बंद कर दिए ताकि मेरी दर्जी माँ को कपड़े सिलने का मौका मिल सके। तू बिल्कुल सही कहती है रानी बेटी, मुझे आज से ही काम शुरू करना होगा। माँ, आप सिर्फ अपना लहंगा सिलो, खाना आपकी बेटी बना लेगी। रानी के शरीर पर सिर्फ एक कोरा कपड़ा था जिसमें ठंड उसके शरीर को आर पार कर रही थी। वो जल्दी से लकड़ियां चुन कर लाती है और चूल्हे पर खाना बनाने लगती है। वो जलता चूल्हा ठंड में गरीब रानी के शरीर को कुछ पल के लिए ही सही मगर गर्माहट दे रहा था। कुछ देर बाद, माँ देखो, कितनी देर रात हो गई है, खाना खा लो। रानी बेटी तू सो जा, मुझे आज रात भर में लहंगे का ब्लाउज बनाना है, क्योंकि लहंगे की बनावट में ज्यादा समय जाएगा। वो मजबूर दर्जी माँ अपनी भूख प्यास मारकर अपनी मेहनत में इस कदर मगन थी कि उसे सर्दी के सिहरते अपने रोए तक नहीं दिख रहे थे। रानी जल्दी से खाना लेकर अपनी माँ का हाथ रोकते हुए खाना खिलाने लगती है। पहले कुछ खा लो माँ, खाओगी नहीं तो काम कैसे करोगी? ये सुनकर दामिनी की आंखों में ठहरे हुए आंसू फूट पड़ते हैं और वो फपक फपक कर रोते हुए बोलती है, भगवान मुझ गरीब माँ को कैसा दिन दिखा रहा है। जिस उम्र में तेरे हाथों में कलम होना चाहिए, उस उम्र में तेरे कच्चे कंधों पर चूल्हा चौका संभालने का बोझ आ गया है। माँ, तुम खुद को दोष क्यों देती हो?
मुझे अच्छा जीवन देने के लिए जब मेरी दर्जी माँ ठंड को भूलकर भूखे प्यासे मेहनत कर रही है, तो मैं इतना भी नहीं कर सकती? फिर दोनों माँ बेटी खाना खाने लगती है। थाली में सिर्फ प्याज और कुछ रोटियां थी, लेकिन कहते हैं ना कि भूख में तो रूखा सूखा भी अमृत का स्वाद देता। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे, साथ ही सर्दी का कहर बढ़ रहा था। मगर गरीबी में मजबूर माँ बेटी के पास सर्दी का कहर काटने के सिवा कोई चारा नहीं था। दामिनी बिना रुके लहंगा सिलने में व्यस्त थी। उस गरीब दर्जी माँ की कई दिनों की बड़ी मेहनत ने गहरा रंग दिखाया। मंजुला ने जब अपनी बेटी का सिला लहंगा देखा तो वो बड़ाई करने लगी। अरे वाह, कितना सुंदर लहंगा सिला है तुमने। इतना अच्छा बनावट दिया है तुमने ब्लाउज में, और लहंगा भी कितना लाजवाब सिला है। सच कहा है कहने वाले ने कि भगवान जिसे गरीब बनाता है उसके हाथों में कला कूट कूट कर देता है। मुझे तुम्हारी सिलाई बहुत पसंद आई, इसीलिए मैं तुम्हें 30 के बदले 50,000 रुपए देती हूँ। और तुम बेफिक्र रहो, मेरे सोसाइटी में बहुत सी लेडीज हैं जिन्हें मैं तुम्हारे बारे में बताऊंगी। शुक्रिया बहन जी, ये तो आपका बड़प्पन है जो आपने मुझ गरीब दर्जी पर भरोसा करके अपना महंगा लहंगा सिलने को दिया। आखिर में उस गरीब दर्जी माँ को उसकी सिलाई के मोल के पूरे 50,000 रुपए मिले, जिससे वो पाइपलाइन से निकलकर एक किराए का कमरा लेकर सर्दी के संसाधन भी खरीद लेती है। देखो रानी बेटी, तुम्हारी दर्जी माँ ने तुम्हारे लिए 4 दीवारी का कमरा ले लिया। अब हमें ठंड में और नहीं ठिठुरना पड़ेगा और ना कोहरे का कहर काटना पड़ेगा। माँ, क्या अब मैं स्कूल जा पाऊंगी? हाँ मेरी बेटी। अंत में गरीब दर्जी माँ ने अपनी बेटी को स्कूल में दाखिला दिलाया और लगातार पूरे लगन से मेहनत करती चली गई। इस तरह गरीब दर्जी माँ बेटी का संकरा सफर मेहनत से सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चला जाता है। गरीब भिखारन की जादुई झोपड़ी। रात का समय होता है, बहुत जोर से बारिश हो रही होती है। ऐसी घनी बारिश में एक औरत अपनी गोदी में एक बच्चे को लेकर रोते हुए जा रही थी। हे भगवान, ये सब तू मुझे कैसे दिन दिखा रहा है? आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों होना? इससे अच्छा तो तू मुझे जीते जी ही मार देता, कम से कम ये दिन तो ना देखने पड़ते। बेचारी सोनाक्षी अपने बच्चे को लेकर एक बड़े से पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है और वो बहुत बुरी तरह भीग चुकी थी। उसका बच्चा दूध के लिए रोने लगता है। अब और कोई चारा नहीं है मेरे पास, मुझे अपने मुन्ना को बारिश में ही दूध पिलाना होगा। सोनाक्षी अपने मुन्ने को दूध पिलाने लगती है, जिसके बाद वो उसे चुप कराकर फिर से चलना शुरू कर देती है। देखते ही देखते वो घने जंगलों में पहुंच जाती है, जहां उसे एक टूटी फूटी झोपड़ी नजर आती है। आज की रात गुजारने के लिए यही झोपड़ी ठीक रहेगी। सोनाक्षी अपने मुन्ना को लेकर झोपड़ी में पहुंच जाती है और उस रात वो उसी झोपड़ी में निकालती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, सोनाक्षी को बहुत तेज भूख लगती है, जिसके चलते वो रेड लाइट पर लोगों से भीख मांगना शुरू कर देती है। मेरी मदद करो, मेरा मुन्ना बहुत भूखा है, मुझे भी बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दिन भर भीख मांगने पर भी उसे कोई भीख नहीं मिलती, जिसके बाद जैसे तैसे करके एक गाड़ी से उसे 50 रुपए का नोट मिलता है। वो उससे अपने लिए खाना खरीदती है और जंगल में अपनी झोपड़ी की तरफ जाने लगती है। झोपड़ी के बाहर उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई पड़ती है। अरे अरे, क्या ये झोपड़ी आपकी है? बेटा, ये झोपड़ी मेरी नहीं है, मैं तो बस यहाँ खाना मांगने आई थी। क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ दे दोगी? कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। उस बूढ़ी औरत की हालत देखकर सोनाक्षी को उसके ऊपर तरस आ जाता है, जिसके बाद सोनाक्षी अपना लाया हुआ खाना उस बूढ़ी औरत को खिला देती है। जैसे ही बूढ़ी औरत खाना खा लेती है, वो अचानक से एक देवी माँ के रूप में बदल जाती है। डरो मत, मैं इस जंगल की देवी हूँ। कल रात मैंने तुम्हें यहाँ सोते हुए देखा, इसलिए मैं तुम्हारी परीक्षा लेने तुम्हारे पास पहुँच गई। तुम बहुत अच्छी हो, खुद ना खाकर तुमने मेरी मदद की, लेकिन तुम अपने बच्चे के साथ यहाँ क्या कर रही हो? मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और गौरी मैडम से शादी करके उसे घर ले आया। उसने मुझे और मेरे बेटे को घर से निकाल दिया। मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं थी, इसीलिए मैं यहाँ चली आई और पूरे दिन भीख मांगकर मैंने अपने लिए खाना खरीदा था। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ऐसा कहते ही देवी माँ के हाथों से उस टूटी फूटी झोपड़ी की तरफ से एक रोशनी निकल पड़ती है,
जिसके बाद वो टूटी फूटी झोपड़ी एक सोने के सुनहरे घर में बदल जाती है। आज से ये सोने का सुनहरा घर तुम्हारा हुआ। तुम इसमें आराम से रह सकती हो। इसके अंदर रहने की सभी सुख सुविधाएं हैं। ऐसा कहकर देवी माँ वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके बाद सोनाक्षी अपने मुन्ना को लेकर उस घर में चली जाती है। अरे वाह, ये घर तो बहुत खूबसूरत है। इतना सुंदर घर तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। लेकिन अब मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। कुछ ना खाने की वजह से मैं अपने मुन्ना को दूध भी नहीं पिला पाऊंगी। जैसे ही सोनाक्षी ऐसा कहती है, उस जादुई घर के अंदर से अपने आप उसके सामने खाना प्रकट हो जाता है। खाना देखकर वो बहुत हैरान रह जाती है। अरे ये क्या, ये सुनहरा सोने का घर सोने का ही नहीं बल्कि जादुई भी है। सोनाक्षी ऐसा कहकर उन सभी पकवान को खाने लगती है, जिसके बाद वो आराम करने के लिए कमरे में चली जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सोनाक्षी अपने मुन्ना को दूध पिला रही होती है, लेकिन जैसे ही वो अपने मुन्ना को दूध पिलाने की कोशिश करती है, उसके मुन्ने के शरीर का तापमान बहुत ज्यादा गर्म होता है। हे भगवान, मेरे मुन्ना की तो तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो मेरे मुन्ना को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे भी नहीं है। सोनाक्षी के ये कहते ही उसके सामने कई सारे नोट प्रकट हो जाते हैं। अरे वाह, इतने सारे पैसे! इन पैसों से तो मैं अपने मुन्ना को अच्छे हॉस्पिटल में दिखा सकती हूँ। ऐसा सोचकर सोनाक्षी टाइम को बर्बाद किए बिना ही डॉक्टर के पास पहुंच जाती है और अपने मुन्ना का चेकअप करवाती है, जिसके बाद डॉक्टर उसे दवाइयां लिख कर दे देते हैं। सोनाक्षी दुकान पर जाकर दवाइयां ले आती है और अपने मुन्ना को सारी दवाइयां समय से खिला देती है। कुछ ही समय में उसका मुन्ना बिल्कुल ठीक हो जाता है। भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया। आज अगर देवी माँ ने मेरी मदद ना की होती तो पता नहीं क्या होता। सोनाक्षी ऐसा कहने के बाद अपने मुन्ना को अपने सीने से लगा लेती है। देखते ही देखते अब उसका मुन्ना बहुत बड़ा हो जाता है और वो अपने बेटे को स्कूल भेजना शुरू कर देती है। उसकी जिंदगी की सारी परेशानियां लगभग खत्म हो जाती है और वो अच्छे से रहने लगती है। एक दिन सोनाक्षी अपने बेटे तरुण को स्कूल लेने जाती है। ओहो, इतनी देर हो गई। तरुण अभी तक स्कूल से बाहर ही नहीं निकला है। सोनाक्षी अपने बेटे के आने का इंतजार कर रही होती है। तभी वहां अचानक से एक गाड़ी का बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हो जाता है। उसी समय सोनाक्षी का बेटा तरुण भी स्कूल से बाहर आ जाता है। सोनाक्षी तुरंत उसे गले से लगा लेती है। अरे बेटा, मेरे पास रहो, उधर मत जाना। पता नहीं किसी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। देखते ही देखते गाड़ी के पास लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, जिसके बाद सोनाक्षी भी उस आदमी को देखने के लिए गाड़ी के पास पहुंच जाती है। जैसे ही सोनाक्षी उस आदमी को देखती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे ये क्या, ये तो विक्रम जी हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर इन्हें सही समय पर हॉस्पिटल नहीं लेकर गई तो इनकी बहुत ज्यादा खून बहने से मृत्यु भी हो सकती है। सोनाक्षी किसी तरह से विक्रम को गाड़ी से बाहर निकालती है और अपनी कार में बिठा लेती है, जिसके बाद सोनाक्षी विक्रम को हॉस्पिटल लेकर जाती है। विक्रम की हालत देखते ही डॉक्टर सोनाक्षी से कहते हैं, देखिए, खून बहुत ज्यादा बह गया है। आपके पति की जान भी जा सकती है और इलाज करने के लिए कम से कम 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। अगर आप इतना सारा पैसा ला सकती हैं तो हम इलाज शुरू कर देंगे। देखिए डॉक्टर साहब, इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। मैं आपको सारा पैसा ला कर दूंगी। सोनाक्षी अपने बेटे तरुण को कार में बिठाती है और अपने सोने के सुनहरे घर में पहुंच जाती है, जिसके बाद सोनाक्षी कहती है, ऐ जादुई घर, आज मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। मेरे पति हॉस्पिटल में एडमिट है। उनके इलाज के लिए मुझे पूरे 5 लाख रुपए की जरूरत है। मुझे 5 लाख रुपए दे दो। सोनाक्षी के ऐसा कहते ही जादुई सोने के घर के अंदर से उसे 5 लाख रुपए मिल जाते हैं, जिसके बाद वो उन पैसों को सीधा डॉक्टर को दे देती है। डॉक्टर साहब, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे पति को बचा लीजिए। चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब कुछ घंटे ऑपरेशन चलने के बाद डॉक्टर सोनाक्षी के पास जाकर उससे कहते हैं, आपके पति की जान बच गई है। आप चाहें तो उनसे मिल सकती हैं। जैसे ही सोनाक्षी अपने पति विक्रम से मिलने जाती है, उसका पति विक्रम हाथ जोड़कर उससे माफी मांगने लगता है। मुझे माफ कर दो सोनाक्षी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। दरअसल जिस लड़की से मैं प्यार करता था वो कोई अमीर घर से नहीं थी, बल्कि एक चोरनी थी। उसने मेरा सब कुछ चुरा लिया। इसके बाद मैं डिप्रेशन में पहुंच गया था और मैं मरना चाहता था, लेकिन सही समय पर तुमने मुझे बचा लिया। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मुझसे माफी मांगने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ये मेरा फर्ज था जो मैंने निभा दिया, लेकिन मैं आपके साथ नहीं रह सकती।
मैंने तो ये सब बस इसलिए किया था कि मेरा भगवान मुझसे नाराज ना हो, क्योंकि एक पत्नी का फर्ज होता है अपने पति के हर सुख दुख में साथ रहना। इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ ये सब किया। अब तुम कुछ भी करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं बस अपने मुन्ना के साथ ही रहूंगी। जिसके बाद सोनाक्षी अपने मुन्ना का हाथ थामती है और अपने जादुई सुनहरे घर में आकर उसके साथ खुशहाल रहने लगती है।